दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसके बारे में आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आज हमारा 44वां दिन है। लगातार 43 दिनों तक हमने अलग अलग चैप्टर पर बात किया, अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास को, ठीक है। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, ये लाया हूं दोस्तों, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जितनी भी घटनाओं के बारे में पढ़ा उसका कालक्रम क्या था, उन घटनाओं को एक बार रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। सर आपके बोर्ड पर तो हमें ढेर सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या सर इस वीडियो में आप इन सब के बारे में बताने वाले हो? जी हां दोस्तों, पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आज मैं समराइज करने वाला हूं, वो भी केवल और केवल आधे घंटे में, ठीक है। ये अपने आप में बहुत अचंभित होंगे कि कैसे आधे घंटे में पूरे इतिहास को समराइज किया जाएगा। देखिए इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपको सीक्वेंस पता चले, कौन सी घटना कब हुई, किसके किसके बाद कौन कौन सी घटना हुई है, उसका कालक्रम आपको याद हो जाए। उसी लिए दोस्तों ये सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। तो आज हमारा 44वां दिन है। जो 45वां दिन होगा दोस्तों वो भी इसी तरह की एक वीडियो दूंगा, उसमें भी दोस्तों शुरुआत से बताऊंगा, लेकिन वो एक नए वे में होगा, एक नए तरीके से होगा, ठीक है। टोटल 45 लेक्चर में दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या कुछ नया सीखने को आपको मिलता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कलम ना उठाना पड़े, डायरेक्ट आज मैं केवल चर्चा करूंगा, क्योंकि कलम से लिखते समय ज्यादा समय जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि प्राचीन इतिहास को आधे घंटे में समराइज करना, मतलब कलम को मुझे रखना होगा साइड, लगातार मैं जो बोलूंगा आपको केवल सुनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा ये हमारा ट्रेलर वीडियो है, ठीक है। ट्रेलर किस बात का दोस्तों? तो जो हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है, जो हमारा एनसीईआरटी बैच आ रहा है, ये उसका दोस्तों क्या है, एक ट्रेलर आपको दे रहा हूं दोस्तों। ये बहुत सारे बैच यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ये सभी बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं स्टडी 91 की, तो उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सुनिएगा जो आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए आज हमारा 44वां लेक्चर है, पहली बात। और क्वेश्चन नंबर तो यहां पे डालना ठीक नहीं, लेकिन लेक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने रख दिया है कि 1291 से लेकर के 1320 तक के सवालों को दोस्तों हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास से। हालांकि इसके पहले जाएंगे तो आपको जो है पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल है, ठीक है। पूरा पाषाण काल में होता क्या था, लोग शिकारी जीवन जीते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे, रहने खाने का कोई स्थान नहीं था, कच्चे मांस खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे एज ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं है। मध्य पाषाण काल जो रहा दोस्तों, उसमें औजार बदल गए, जीवन वैसा ही था, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ औजार बदल गए, ठीक है। शुरुआती दौर में यानी पूरा पाषाण काल के औजार और मध्य पाषाण काल के औजारों में बड़ा अंतर देखा गया। मध्य पाषाण काल के औजार जो थे दोस्तों और ज्यादा नुकीले होने लगे, और ज्यादा स्टाइलिश आप कह सकते हैं, जिससे शिकार करना और आसान हो गया, ठीक है। लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन न रहा। नव पाषाण काल जो हुआ दोस्तों, उस नव पाषाण काल में बहुत सारी चीजों की खोज किया गया। हाँ, मध्य पाषाण काल में एक नया काम यह हुआ कि अब ज्यादातर शिकार नहीं होते थे, कुछ जानवर मनुष्यों के पालतू बन गए थे, जैसे कुत्ते वगैरह, तो लोगों ने पालना सीख रहे थे लोग, ठीक है। नव पाषाण काल आते आते दोस्तों लोग खेती करने लगे, अपनी घर गृहस्थी बसाने लगे, और कुछ जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया, जैसे कुत्तों को पाला, बकरियों को पाला, गाय को पाला गया। इस तरह से काम आगे बढ़ा। नव पाषाण काल में दोस्तों अग्नि की खोज हो गई, तो लोग खाना बनाना सीख गए, लोग मांस को भून करके खाने लगे। कुछ दोस्तों खेती वेती भी होने लगी, जौ की खेती का प्रमाण मिलता है, गेहूं चावल के प्रमाण मिलते हैं। गेहूं के प्रमाण तो बाद में मिले, चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आग की खोज होने के बाद दोस्तों लोग अनाज की तरफ बढ़े। अब अनाज को उगाना लोगों ने शुरू कर दिया था, गृहस्थी बना के लोग रह रहे थे, ठीक है। ये 3-4 बातें आती हैं जो आपसे पूछा जाता है। एक और पूछता है सवाल कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार भी हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, लोग घर बना के रहना शुरू किए थे, जानवरों को पालना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे। ये सारी चीजें रही, ठीक है। इसके बाद आता दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, ठीक है। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को लेकर के बड़े लड़ाई झगड़े हैं कि क्या कहा जाए, इसकी तिथि क्या है। तो दोस्तों एक कार्बन 14 मेथड है, ठीक है। कार्बन 14 मेथड करता क्या दोस्तों, किसी चीज के जीवाश्मों के आधार पर दोस्तों ज्ञात करता है कि जीवाश्म कितने पुराने। उस आधार पर कहा गया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1550 ईसा पूर्व तक चली है, यह माना गया। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर के 1550 साल पहले तक, ठीक है। यानी लगभग 950 साल का जो समय है वो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो कुछ भी प्रमाण मिला, बहुत सारे स्थल मिले। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। वैसे तो इसका सबसे बड़ा स्थल जो था हड़प्पा था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, बनावली हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। मैंने बहुत सारी चीजें भी आपको बताई है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है
यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि घरों के जो दरवाजे मिले हैं वो मेन रोड पे ना खुल के पीछे की ओर खुल रहे हैं, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जैसे चौराहा हो। ठीक है, तो बहुत सारे प्रमाण मिले जिसकी वजह से माना जाता है कि एक नगरीय सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप करते हैं। अच्छा, यहां पर भी बात आता है दोस्तों कि पहली बार इसकी खोज किसने किया, हड़प्पा स्थलों की खोज किसने किया, तो हम पढ़ते हैं राखलदास बनर्जी के बारे में। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा था। बाद में दोस्तों मोहनजोदड़ो का भी खोज हुआ, तो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि शुरुआत हुआ ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जहां हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ था 1550 से, वहां से शुरू होगा और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1550 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कुछ लोग मानते हैं कि 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि समय को लेकर लड़ाई मत करेगा। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। एक जो कॉमन मत है, एक जो सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए, वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है दोस्तों कि यह इस काल में दोस्तों वेदों की रचनाएं हुई, इसलिए दोस्तों इसे वैदिक काल कहा गया। आपको पता होगा कि हमारे यहां पर हमारे सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में 4 मुख्य वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद है और कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद है आपका अथर्ववेद। याद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को सबसे नया वेद कहा जाता है। इसके बीच में 2 वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है। ठीक है, तो कुल 4 वेद होते हैं। अथर्ववेद को हटा देंगे तो बाकी का जो 3 बचता है, कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेदों की रचनाएं दोस्तों इसी काल में हुई थी और जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं वो भी इसी टाइम पीरियड में हुआ दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, उत्तर वैदिक काल आया कि नहीं, अच्छा अभी भी ऋग्वैदिक काल दे रहा है। हाँ, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे दोस्तों, तो वेदों के अलावा दोस्तों वेदांगों की रचना हो गई, तमाम उपनिषदों की रचना हुई, बाद में आगे धीरे धीरे पुराणों की रचना होती। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखते हैं। हाँ, जो उत्तर वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल को, अच्छा टाइम पीरियड कब से कब है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। यहां पे नोट करिएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है ये उत्तर वैदिक काल है, या उत्तर ऋग्वैदिक काल भी से कहा जाता है। इस काल की जो प्रमुख घटना वे है कि दोस्तों यहां पर क्या होता है, स्त्रियों की दशाओं में थोड़ा सा पतन देखा गया, कमी आई है। हालांकि इस काल में बहुत सारी ऐसी स्त्री विदुषी महिलाएं थी, जैसे आपने लोपामुद्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने गार्गी का नाम सुना होगा, वो सब महिलाएं इसी समय थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हाँ, स्त्रियों की स्थितियों में थोड़ा सा पतन आया था। ठीक है, शुरुआती पीरियड में दोस्तों मातृसत्तात्मक था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसे मातृसत्तात्मक माना जाता है, लेकिन यहां पर दोस्तों पितृसत्तात्मक चीजें आ गई हैं। हालांकि कर्मकांड वगैरह बढ़ गया है, अंधविश्वास बढ़ गया है, कुप्रथाएं आ गई हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे कई सारे धर्मों के उदय होने के चांस बढ़ गए और उसी के फलस्वरूप दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एंट्री होती है और इनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब आप उत्तर वैदिक काल को आगे पढ़ते हुए आएंगे तब आप पहुंचेंगे महाजनपद काल पर। ठीक है, महाजनपद काल में क्या हुआ, भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल में था, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग महाजनपद बने। महाजनपद दोस्तों बड़े बड़े साम्राज्य को कहा जाता था। ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जितना जितना मैं स्लाइड चला रहा हूं, इन सभी स्लाइड पर दोस्तों आपको क्लास दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहली क्लास है, आज हम 44वीं क्लास में, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये 44वीं क्लास है। अगर आप डिटेल से सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो भैया 1 नंबर से क्लास पढ़िए, जाके देख लीजिए। अभी ये खाली मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, सब क्लास में दोस्तों लिख लिख कर पढ़ाया हूं, यहां पर ज्यादा बात करना इसलिए आपको दे रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा, महाजनपद काल की बात आती है दोस्तों, तो 600 ईसा पूर्व इसका उदय हुआ था, इसलिए एक कॉमन लाइन यहां पर लिखा हुआ 600 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि ये महाजन अंत मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों ये यहां से स्टार्ट होंगे और बहुत लंबे समय तक, 1000 वर्षों तक ये चलते रहेंगे, इसीलिए यहां पर समय खाली लिखा गया कि कब इनका उदय हुआ। तो 600 ईसा पूर्व दोस्तों 16 महाजनपदों का उदय हुआ, यानी पूरा भारत 16 बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें मगध का नाम आता है। मगध के जैसे और भी बहुत सारे राज्य थे, जैसे दक्षिण में जाएंगे तो आपको अस्मक मिलेगा, अवंती मिलेगा, बीच में उज्जैन के पास में अवंती मिलेगा, अंग महाजनपद के बारे में सुना होगा। ठीक है, लिच्छवी वगैरह दोस्तों, लिच्छवी तो महाजनपद नहीं, राजधानी थी, बहुत बड़ा गणतंत्र था, उसके बारे में सुना होगा। तो चीजों को याद रखेगा। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख खास करके बौद्ध और जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिनसे होता है, तो सवाल वहां से भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय नाम है। उस अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से जैन धर्म की जो साहित्य है, प्रमुख पुस्तक है भगवती सूत्र, उससे भी दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। तो पूरा का पूरा राज्य आके मगध पे, मतलब पूरा का पूरा स्टोरी आकर दोस्तों मगध पर टिका था। मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी थी। पटना के पास, पटना तो बाद में बना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। एक्चुअली पाटलिपुत्र से और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो राजगीर एक जगह है, राजगीर,
उस राजगीर को पहले राजगृह के नाम से जानते थे। वहीं राजगीर में दोस्तों ये इसकी राजधानी हुआ करती थी मगध की, इसको याद रखेंगे। एक सवाल और मन में बनता है कि सर 16 में से मगध ही क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? रीजन है, हर चीज के पीछे कहानी है, स्टोरी है। फाउंडेशन बैच में आएंगे तो बताऊंगा, फिलहाल सवाल मैंने किया तो उत्तर मैं ही दूंगा, ठीक है। मगध के बहुत शक्तिशाली होने का रीजन इसलिए था, देखिए कोई भी राज्य शक्तिशाली कैसे होता? अपने सैनिक के बल पर। सिंपल सी बात है ना। कोई भी देश आज के जमाने में जिसके पास सबसे बड़ी सेना वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, आप मानते हैं ना? यानी जिसके पास जितनी बड़ी सेना उसका वह देश उतना ज्यादा शक्तिशाली। ऐसा ही कॉन्सेप्ट वहां भी था। 16 महाजनपदों में मगध इसलिए दोस्तों शक्तिशाली था क्योंकि मगध के पास बहुत बड़ी सेना थी। अब आप कहेंगे सर कैसे गारंटी है, क्या गारंटी है कि सेना बहुत बड़ी थी? देखिए कोरिलेट करिए, मगध जो है ये पटना के पास में था और पटना के पास ही आकर दोस्तों गंगा नदी से सोन नदी आकर मिलती है। जी हां दोस्तों, गंगा नदी से सोन नदी आकर मिलती है। उसके मुहाने पर दोस्तों ठीक उसी के पास में दोस्तों पटना है। यह तराई क्षेत्र में आता था, यहां खूब खेती होती थी, बहुत भारी मात्रा में दोस्तों अन्न उपजाए जाते थे। तो दोस्तों जब कोई राजा के यहां पर दोस्तों उसकी प्रजा खुशहाल रहेगी, उसके यहां अन्न बहुत ज्यादा उपजाए जाएंगे तो उतना ज्यादा टैक्स भी मिलेगा। और जब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो राजा जो पैसा पा रहा है उससे वो अपनी क्या करेगा? सेना को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो बाकी जगहों के अपेक्षा दोस्तों यहां तराई क्षेत्रों में खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से राजस्व बहुत ज्यादा मिलता था। इस वजह से याद रखेगा वहां जो मगध का राजा होता था उसके पास बहुत ज्यादा धन होता था और अपने धन को इकट्ठा करने के बाद वो अपने सैनिकों में बांटता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सैनिक व्यवस्था भी उनके पास थी, ठीक है। तो एक कारण रहा है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, ये आप चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों तो आप पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। अब महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी एक स्थान है दोस्तों, ये नेपाल बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। नेपाल और बिहार का बॉर्डर है लुम्बिनी, और उसके पास एक गांव है दोस्तों कपिल वस्तु, वहां पर दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद विवाह वगैरह हो जाता है। विवाह के बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने घर को गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके दोस्तों ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गया चले आए, और वहां पर आके बाद दोस्तों लंबी तपस्या के बाद, लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद दोस्तों उन्हें ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद दोस्तों उन्होंने अपना उपदेश कहां पर दिया? तो ऋषिपत्तनम, जो वाराणसी के समीप दोस्तों सारनाथ जगह, उसे पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, वहां आकर उन्होंने अपना उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके उपदेश ज्यादा प्रचलित होने लगे। क्यों ज्यादा प्रचलित होने लगे? इसके पीछे भी राज है। इसलिए ज्यादा प्रचलित होने लगे क्योंकि हमारे जो वेद थे, हमारे जो पुराण थे, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हमारे जो संत थे, वो संस्कृत भाषा में दोस्तों लोगों को प्रचार प्रसार उपदेश देते थे। लोगों को समझ नहीं आता था, लोगों को समझ नहीं आता था। उन्होंने क्या किया? यहां पर उसके अपेक्षा महात्मा बुद्ध ने लोकल लैंग्वेज में दोस्तों अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, ठीक है। लोकल लैंग्वेज इसमें कौन थी? पाली भाषा हुआ करता। इन्होंने पाली भाषा में अपना खूब सारा उपदेश दिया। इनकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी। इसी वजह से बौद्ध धर्म के फॉलोअर क्या हो गए? बढ़ने लगे। सनातन धर्म के फॉलोअर क्या होने लगे? डाउन होने लगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक रीजन था, इसको याद रखेगा। 483 ईसा पूर्व समय वो होता है जहां पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई है, तो इसे भी याद रखेगा। कुशीनगर में दोस्तों मृत्यु होती है। उस समय इसे कुशीनगर को कुशी नारा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रखेगा, इसने बौद्ध धर्म का प्रणेता भी कहा जाता है। आगे आप आएंगे दोस्तों तो महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर हम जैन धर्म के इतिहास को खंगालें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देखिए कुल 24वें तीर्थंकर को ही सबसे अंतिम तीर्थंकर माना गया। यानी जैन धर्म के शुरुआती तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव का नाम आता है, आदि देव का नाम आता है। उनका घर दोस्तों वाराणसी था, वो पहले नंबर पे थे। यानी जैन धर्म का इतिहास बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन हम उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम जैन धर्म में महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके सन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। एक बात तय है कि 72 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जन्म के लिए 2 टाइम आता है। कुछ लोग मानते हैं कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था, तो वहां से 72 माइनस करके लिख लीजिएगा, और कुछ लोग 540 मानते हैं, तो यहां से 72 माइनस कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमें उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें केवल कालक्रम को समझना है। तो यहां पर दोस्तों महावीर स्वामी जी की बात आती है। महावीर स्वामी जी भी दोस्तों राजा खानदान से थे। कुंड ग्राम में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था दोस्तों बचपन के नाम। अपने भाई की आज्ञा से दोस्तों एक गृह त्याग कर देते हैं, जाके उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होती, लंबी तपस्या भी करते हैं। 6 वर्ष की तपस्या दोस्तों महात्मा बुद्ध किए थे, तो 12 साल की तपस्या किए थे, ठीक है। तीनों ने भी दोस्तों तपस्या करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्हें कैवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्हें जिन भी कहा जाता है, तमाम नाम भी दिया गया है। लाइट ऑफ एशिया दोस्तों महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इनको कैवल क्या जिन के नाम से जाना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एक सवाल और आता है दोस्तों, कभी भी आप महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी जी की अगर इमेज को आप गूगल करेंगे तो आपको जल्दी समझ नहीं आता कि दोनों लोगों में अंतर क्या है। छोटा सा अंतर मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति नग्न अवस्था में है वो महावीर स्वामी जी हैं। जिन्होंने कपड़े धारण किए हैं वो
गौतम बुद्ध जी हैं, एक पहचान याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो महावीर स्वामी जी थे वो कपड़े इसलिए नहीं धारण करते थे क्योंकि उनका मानना था कि चारों दिशाएं ही उनका क्या है, वस्त्र हैं, दिगंबर, दिक धन अंबर, दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे। इसलिए दोस्तों उनकी जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी फोटो हैं, वो बिना वस्त्र के हैं। यानी वस्त्र वाली जो फोटो महात्मा बुद्ध की है और बिना वस्त्र वाली फोटो किसकी है, वो महावीर स्वामी जी के। ठीक है, फटाफट आइए देखते चलते हैं। आगे बढ़ेंगे आप तो मगध का उदय होगा। एक्चुअली इसे मगध बोलना ठीक नहीं, हम यहां पे कह दें हर्यक वंश का उदय हो रहा है। हर्यक वंश का जो पहला राजा था दोस्तों बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार से पहले आएंगे तो मगध का अगर उठा के देखेंगे तो बृहद्रथ नाम का एक राजा हुआ करता था। हालांकि उसके समय में इतना कुछ वर्णन नहीं मिला है। आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों तो हर्यक वंश का जो राजा मिलता है उसका नाम बिंबिसार है। देखिए बिंबिसार, बिंदुसार दो अलग अलग व्यक्ति हैं। बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? अशोक नाम है। जबकि इनका नाम क्या? बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया। हर्यक वंश के बारे में छोटी सी कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि इस वंश के सभी राजाओं ने अपने पिताओं की हत्या किया। जैसे हर्यक वंश के जो राजा बिंबिसार थे, इनकी हत्या इनके पुत्र ने कर दिया। इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दिया। उनके पुत्र का नाम उदयन था। तो इसे आप याद रखेंगे, ये एक कहानी रहा है। उदयन के द्वारा दोस्तों पहली बार पटना, पाटलिपुत्र को दोस्तों बसाया गया था। यह सवाल भी आपकी परीक्षा में आता है, तो उसे भी आप याद रखेगा। जब यह वंश समाप्त होता है, हर्यक वंश का समाप्त होता है, तो शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश की स्थापना भी किसने किया दोस्तों? तो शिशुनाग ने किया। उसी के नाम पर दोस्तों इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा है। और इसका अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको याद रखेगा। अंतिम में आता दोस्तों नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया है। और इसी वंश का राजा रहता है घनानंद, जिसने चाणक्य को बेइज्जती करके अपने राज से बाहर निकाला था। उसके बाद चाणक्य ने भी अपनी चुटिया बांध लिया कि जब तक इस नंदवंश को डुबो नहीं देंगे, समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक मैं अपनी शिलाओं को नहीं बांधूंगा, शिखाओं को। ठीक है, अपने शिखाओं को जो है बांधूंगा नहीं। और उसके बाद कसम खा लेते हैं। चाणक्य जाते हैं, चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य भी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया। चाणक्य जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश होती है, वहां पर मुलाकात होती है। अगला वंश आएगा मौर्य वंश। ठीक है, छोटा सा ब्रेक हो जाए। ठीक है, लगातार बोलने वाली क्लास है और कम समय में दोस्तों मुझे ये टॉपिक कवर करना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। और आज अगर कुछ फील हो रहा है कि आज नितिन सर लिख नहीं रहे हैं, तो कल इसी का एक शॉर्टकट वर्जन और लेके आऊंगा। उसमें भी दोस्तों इसी तरह की क्लास दूंगा, लेकिन वहां पर लिख लिख के बता दूंगा ताकि आपको और ज्यादा मजा आ जाए। याद रखेगा, तो सैंपल के तौर पर किताबें दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि इतनी ही किताबें स्टडी 91 के पास हैं, इससे कहीं ज्यादा दोस्तों किताबें हैं। आप आइए और हमारे साइट पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर हर जगह है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताब लिस्टिंग हो चुकी है। मार्केट में भी दोस्तों आ गई, एक एक बुक स्टॉल पर आप जाके देख सकते हैं, सब जगह आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला दोस्तों भारत पर सिकंदर का आक्रमण। एक तरफ दोस्तों चाणक्य की मुलाकात किससे होती? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, बाद में ही चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हो जाती किसके साथ? याद रखेंगे, घनानंद के साथ, जो नंद वंश का आखिरी राजा रहता है। घनानंद मारा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य के सहयोग से चाणक्य को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, ये कहानी चलती है। ठीक उसी समय दोस्तों अभी ये लड़ाई हुई नहीं, अभी चंद्रगुप्त मौर्य आए नहीं, अभी घनानंद का दोस्तों राजपाट चल रहा है, सॉरी आ भी चुके हैं। 323 ईसा पूर्व दोस्तों लड़ाई होती है किसके साथ? याद रखेगा 323 ने 326 में दोस्तों एंट्री हो जाती है। मकदूनिया का शासक है मकदूनिया। मकदूनिया का शासक कौन है दोस्तों? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, बहुत सारे देशों को और राज्यों को हराते हुए भारत की तरफ आता है। भारत आने के बाद उसकी मुलाकात होती पोरस के साथ। किसके साथ होती है? पोरस के साथ। पोरस के साथ दोस्तों बितस्ता नदी कहा जाता है दोस्तों, आपने सुना होगा बितस्ता। ठीक है, बितस्ता नदी के किनारे दोस्तों युद्ध होता है। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। ये राजा पोरस के साथ लड़ा गया था। पोरस की हार होती है, सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी सेना ने रावी नदी को पार करने से दोस्तों मना कर दिया। ये वितस्ता नदी कहा किसे जाता था? एक सवाल ये भी आपके मन में आ रहा है, तो याद रखेगा झेलम नदी को। किसे कहा जाता था? झेलम नदी के किनारे दोस्तों युद्ध हुआ था। बाद में दोस्तों उस नदी को क्रॉस भी करता है। ब्यास नदी को क्रॉस करने से इसकी सेना मना कर देती। क्यों? क्योंकि थक गए रहते हैं इसकी सेना और लोगों का कहना था कि वापस चलना चाहिए। वापस जाता तो है सिकंदर, लेकिन लौट के नहीं आता है। इस सिकंदर के दो बड़े सेनापति रहते हैं दोस्तों, एक सेल्यूकस है, एक निर्याकस है। सेल्यूकस और निर्याकस। बाद में दोस्तों सेल्यूकस की दोबारा एंट्री होगी लगभग 20 साल बाद, 305 ईसा पूर्व। कितने में? 305 ईसा पूर्व दोबारा सेल्यूकस भारत पे हमला करेगा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुके हैं। हार जाता है, हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। यह भी आप याद रखेगा। उसके 7 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। 298 ईसा पूर्व दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई है। संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बिना अन्न जल को ग्रहण किए।
समझ रहे हैं? ये सारी कहानी याद रखेंगे। अगला पॉइंट आएंगे दोस्तों, अब इसी के बीच में थोड़ा सा स्टॉप करना होगा। एक नई कहानी आपको बताता हूं, भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण। दोस्तों कई सारे ऐसे राजा हुए जब उस समय विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। अभी इस टॉपिक को हम छोड़ भी सकते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकी बात आती है। लेकिन चलिए यहां पर दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इसी बीच हिंद यवनों का आक्रमण हुआ था, शकों का आक्रमण हुआ था, पहलवों का आक्रमण हुआ था, तो कुषाणों का आक्रमण हुआ था। सीरियल बाय सीरियल हुआ, इसको याद रखेगा। हिंद यवन को इंडो यवन कहते हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है कहीं के पर, ठीक है, तो हिंद यवन याद रखेगा। शकों का हमला भी हुआ था और बाद में दोस्तों पहलवों का हमला हुआ था। पहलव को पल्लव मत कहिएगा, दोनों अलग अलग हैं, पहलव अलग हैं। पहलव को पार्थियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थियन, ठीक है, वो याद रखेगा। और बाद में दोस्तों कुषाणों का भी हमला हुआ, ठीक है, इस सीक्वेंस में जो आप कनिष्क वगैरह के बारे में पढ़ते हैं वो दोस्तों कुषाण वंश का क्या था? प्रसिद्ध राजा था, याद रखेगा। शकों में दोस्तों हम बात करेंगे तो शक वंश दोस्तों आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी शाखा होती है, एक पश्चिमी शाखा होती है। इसी पश्चिमी शाखा में दोस्तों एक छहरात वंश चलता है, छहरात वंश, ठीक है, उसी में नहपान का नाम सुनते हैं, ठीक है, नहपान का नाम। और उसी शक में दोस्तों हम और भी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको चीजें बताई गई हैं। आप जाके पीछे का वीडियो देखिए, मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए 44वां लेक्चर है, ठीक है, मैं यहां पर केवल कालक्रम बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला है दोस्तों मौर्य साम्राज्य। जिस मौर्य के बारे में बात कर रहा था दोस्तों कि घनानंद को हरा के दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं, ठीक है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ भी लड़ाई होती है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। उनका एक दोस्तों राजदूत है जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए? राजदूत का नाम क्या है? क्या नाम है? जिन्होंने इंडिका की रचना किया? मेगास्थनीज। कहां भूल रहे हो, ठीक है, मेगास्थनीज जिनकी दरबार में आके रुक जाता है, इंडिका की रचना करता है, यह भी याद रखेगा। 298 बीसी में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। इनका जो पुत्र है, ठीक है, इनका जो पुत्र है, याद रखेगा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? याद रखेगा, जैन धर्म को। किसको मानते थे? जैन धर्म को। इनका जो पुत्र है बिंदुसार, बिंबी मत करिएगा, बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। यहां पे बिंदुसार का नाम आता है। बिंदुसार आजीवक वंश का दोस्तों मानता था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सवाल आता है आपकी परीक्षा में, बताएगा मक्खली गोसाल ने। किसने किया था? मक्खली गोसाल ने दोस्तों स्थापना किया था। बिंदुसार के बाद दोस्तों याद रखेगा अशोक आता गद्दी पर। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अपने लगभग 100 भाइयों की हत्या करता है ताकि कोई भी राजद्रोह ना हो और कोई हत्या का साजिश दोबारा ना हो पाए। तो अपने भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी संभालते हैं। इन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ा भूभाग, सबसे बड़ा भूखंड अगर सबसे पहले किसी के पास था तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते चक्रवर्ती राजा अशोक के पास था। याद रखेगा गद्दी पर तो 269 बीसी, 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर दोस्तों बैठ जाते हैं। उसके 8वें साल, गद्दी पर बैठने के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व दोस्तों कलिंग का युद्ध होता है राजा नंद के साथ। उस युद्ध में लाखों लोगों का नरसंहार होता है। उसके बाद इनका रूह कांप जाता है, ठीक है, इनका रूह कांप जाता है। उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षुक ने इन्हें दीक्षा दिया, ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद से लड़ाई झगड़ा बंद। तो दादाजी जैन धर्म को मानते थे, पिताजी आजीवक संप्रदाय को मानते थे और लड़का किसको मानता था यानी अशोक किसको मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे, याद रखेगा, ठीक है। तो तीनों लोग तीन तरह की चीजें की। इसके बाद लगातार ये अपने बच्चों को, इनकी पुत्री थी संमित्रा, इनके पुत्र थे दोस्तों, सबको भेज देते हैं दूसरे दूसरे देशों में कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। कोई नेपाल चला गया, कोई जापान चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है और खूब जम करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। यही समय है जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा समय आता है दोस्तों जब विदेशी आक्रमणकारी, कौन विदेशी आक्रमणकारी? वही जो हिंद यवन बैठे हैं, वहां पर आगे बढ़ते हैं। शकों के बारे में, पहलवों के बारे में, कुषाणों के बारे में, वो सब घात लगाए बैठे हैं कि कैसे करके भारत पर, मगध पर हमला किया जाए, पूरे मगध को एक और कर लिया जाए दोस्तों। उसी समय याद रखेगा, और यहां हमारा जो मौर्य वंश है वो क्या कर रहा है? वो अहिंसा पर चल रहा है, हिंसा के रास्तों पर चल रहा है कि हम युद्ध न करने की नीति बना रहा है। ऐसे समय में दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे युद्ध करने की। जाहिर सी बात है इनकी उतना ज्यादा शक्तिशाली रह नहीं जाएंगे। तो इन्हीं का एक सेनापति दोस्तों, इन्हीं के यहां पर, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या कर दिया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जात का ब्राह्मण दोस्तों, और उसने अपने राजा की हत्या कर दिया। बृहद्रथ नाम का एक व्यक्ति दोस्तों आखिरी राजा रहता है, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की आधारशिला रखी, ठीक है। शुंग वंश के बाद दोस्तों आगे चलता रहता बात, फिर बाद में कर्ण वंश आएगा। वासुदेव कर्ण ने, याद रखेगा, कर्ण वंश की आधारशिला रखी, वो भी चलते रहेंगे। फिर और आगे आएंगे दोस्तों तो शुंग, कर्ण, सातवाहन वंश का शासन आ जाएगा, ठीक है। आपने गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह का नाम सुना होगा। सातवाहन वंश के
प्रमुख राजा थे, ठीक है। यज्ञऋषि सातकर्णी दोस्तों आखिरी राजा होते हैं सातवाहनों के, और तब जाकर के फिर हम पढ़ते हैं कुषाण वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, गुप्त वंश की चीजों को देखते हैं। 240 ईस्वी, धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और 240 ईस्वी में आ चुके हैं। ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। तो 240 ईस्वी में श्री गुप्त नाम के एक राजा ने दोस्तों गुप्त वंश की आधारशिला रखी। इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनके ठीक बाद दोस्तों घटोत्कच गुप्त आते हैं और उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही दोस्तों पहली बार भारत में गुप्त संवत चलाया था। सवाल आता है, इसको भी याद रखेगा। उनके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त, उनके बाद दोस्तों क्रमशः समुद्रगुप्त मिलेंगे और आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मिलेंगे। फिर और भी आगे बढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त वगैरह का नाम आ जाता है, कुमारगुप्त का नाम आता है, और उसके बाद गुप्तोत्तर शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर वही सारी चीजें दिया कि गुप्त वंश है। अच्छा, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और इन्हीं के पास दोस्तों नवरत्न रहते थे। जैसे कालिदास सुना होगा, घटकरपट सुना होगा, छपड़क सुना होगा, अमर सिंह को सुना होगा, विक्रम बेताल सुना होगा, ठीक है। तो ये लोग दोस्तों बैताल इनके यहां रहते थे, ठीक है। विक्रम तो इन्हीं का नाम था। तो याद रखिएगा ये सारे लोग जो थे, वरामिहिर जैसे लोग, ये लोग इनके नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश में है, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास का यह गोल्डन पीरियड चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो गुप्त वंश में दोस्तों आपको समुद्रगुप्त मिलेंगे। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस तरह से नेपोलियन कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। जिस तरह से नेपोलियन ने अपने आसपास के राज्यों को जीत लिया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी दोस्तों बहुत कुछ जीता था, याद रखेंगे। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। इन्हीं के एक दरबारी इतिहासकार हैं जिनका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लिखा। इसी प्रयाग प्रशस्ति का उपयोग बाद में और राजाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों सबसे ज्यादा जो नाम मिलता है, वर्णन मिलता है, वो समुद्रगुप्त के काल का वर्णन मिलता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद जो राजा होते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने दोस्तों धरती पर एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो जबरदस्त था। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए इसके पहले भी एक विश्वविद्यालय था चाणक्य के समय में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। वो दोस्तों गांधार में स्थित था, पाकिस्तान में। ये दोस्तों बिहार में है, याद रखेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखा है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने रखा है। आगे जब लास्ट में आएंगे दोस्तों, सल्तनत काल आएगा, तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, उसी ने दोस्तों जाकर आग लगा दिया और पूरी नालंदा को जला के राख कर दिया था, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद गुप्तोत्तर काल में कई छोटे मोटे राजा आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश। एक्चुअली दो अलग अलग नाम है। पुष्यभूति दोस्तों ये इस वंश के पहले राजा थे, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है, और हर्षवर्धन इस वंश के आखिरी राजा थे, इसलिए इसे हर्षवर्धन काल या वर्धन काल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 550 से लेकर के 647 ईस्वी तक दोस्तों हर्षवर्धन का राजपाट चल रहा था। इन्हीं के शासनकाल में वेन्सांग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। अच्छा, दो चीनी यात्रियों से सवाल आते हैं, एक वेन्सांग से सवाल आता है जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, और एक फायान से आता है। फायान दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था। स्यूकी नामक ग्रंथ की रचना किया था, इसने फोकुकी नाम के ग्रंथ की रचना किया था। ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो भारत पे अरबों का आक्रमण होगा। 712 ईस्वी में दोस्तों अरब घात लगाए बैठे थे, इसे भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कहा जाता है। चाहे अरब कहे चाहे मुस्लिम कहे, एक ही बात है। तुर्क अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तुर्क अलग होते हैं, तुर्क आक्रमण बाद में होगा, पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ है जिसे अरब आक्रमण के नाम से भी जाना जाता था। 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा आपने, इसने सिंध पर हमला किया। उसमें सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने जो लड़ाई लड़ा उसे राजौर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजौर का युद्ध, या फिर राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखेगा, उस लड़ाई में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम भारत से उनकी दोनों पुत्रियों को लेकर चली जाती है। यहीं पर दोस्तों राजा दाहिर की जो पत्नी थी, उन्होंने पहली बार जौहर का पालन किया था। जौहर अर्थात क्या होता है दोस्तों? सती हो जाना। वैसे सती प्रथा का प्रमाण दोस्तों कहां से मिलता है? तो गुप्त काल में भानुगुप्त के समय में एरड़ अभिलेख लिखा गया था, वहां सती प्रथा का पहला प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसका प्रॉपर साक्ष्य देखा जाए तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में, जब अब देखिए यहां से इतिहास क्या होगा ना, प्राचीन और मध्यकालीन के बीच का समय चल रहा है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जौहर, पहली बार जौहर जो होता है दोस्तों यहीं पर होता है। आगे बढ़ेंगे आप, तो आपने मूवी देखा होगा रानी पद्मावती के ऊपर, जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के हमला के बाद दोस्तों रतन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, तब दोस्तों क्या होता है, रानी पद्मावती ने जौहर किया था। वही जौहर वाली दोस्तों कहानी है। यहां राजा दाहिर की पत्नी ने पहली बार दोस्तों जौहर किया है, इसे याद रखेगा। राजा दाहिर की पत्नी तो जौहर कर लेती है, उनकी जो दो पुत्रियां होती हैं उनको मोहम्मद बिन कासिम लेकर अपने कहां चला जाता है? अपने देश चला जाता है। इन पुत्रियों ने कसम खाया कि कुछ करे ना करे, लेकिन मोहम्मद बिन
कासिम को जड़ से नाश कर देंगे। ये मोहम्मद बिन कासिम इनकी पुत्रियों को इसलिए लेकर जाता है कि जाऊंगा मैं और अपने राजा को देकर आऊंगा, अपने राजा को, यानी जिसने इसको भेजा था उसको जाके इनकी दोनों पुत्रियों को सौंपूंगा। वो इन पुत्रियों का स्वाद चखेंगे और हमें और क्या करेंगे, हमें हमारी और तारीफ करेंगे, हमें और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये सोचकर मोहम्मद बिन कासिम तो लेकर चला गया, लेकिन इनकी पुत्रियों ने भी गेम खेल दिया। गेम क्या होता है थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इतिहास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मजा भी आएगा सुनकर। ठीक है, इनकी पुत्रियों ने दोस्तों कहा, जब राजा के पास जाती हैं सज धज करके उनको भेजा जाता है, तो राजा से कहते हैं कि राजा साहब एक बात है मन में, लेकिन पता नहीं सोच रहे हैं बताएं कि ना बताएं। छुटकी तू बता दे, छुटकी कहती बड़की तू बता दे, छुटकी तू बड़की तू, चलता रहता है। राजा डांट के पूछता बात क्या है बताओ। उसकी पुत्री ने कहा कि बताना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे इस बदन का या इस तन का स्वाद तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने चख लिया है, अब आपके लिए क्या बचा है। ठीक है, ये सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है और राजा ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े के थैले में बंद कर दिया। ठीक है, घुट घुट के मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। ये वही राजा जो पहली बार भारत पर हमला किया था। ठीक है, वैसे भारत पर जितने भी हमलावर आए हैं सब के सब का सत्यानाश हुआ है, आप याद रख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं यही बता दूंगा। ठीक है, एक एक राजा, चाहे आप कुषाण वंश की बात कर लीजिए, चाहे पहलवाओं की बात कर लीजिए, चाहे शकों की बात कर लीजिए, यही सब मरे, बाहर नहीं। सिकंदर भी हमला करके वापस अपने देश जाता है, ऑटोमेटिक मर जाता है, ऑटोमेटिक, बिना लड़ाई के। महमूद गजनवी की बात करें भैया, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे हमला कर दिया। कितने बार? 17 बार हमला किया भारत पर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को जाकर लूट लिया, सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ दिया, उसे ले जाकर मक्का के जमीन पे दोस्तों बिछवा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक मर जाता है। ये इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी भारत पर हमला किया वापस बच के नहीं गया। अगर बच के चला गया ना तो भगवान मालिक है, उनका नस्ते नाबूद ऐसे हो जाना। वही हाल गौरी का भी हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हारने के बाद दोबारा युद्ध करता है, जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान की भले ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन खोखरो जनजातियों के द्वारा मारा जाता है। इतना बड़ा राजा और छोटी सी जनजाति ने छुरा घोंप के मार दिया। अंदाज समझो कहां इतिहास जा रहा है। ठीक है, तो भारत पे अगर किसी ने भी हमला किया तो सबके सब ऐसे ही मरे हैं। यही कहानी है दोस्तों, इसको समझिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मोहम्मद गौरी आएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भी हमला किया। यही मोहम्मद गौरी है जिसकी लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कलम यूज कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। यहां याद रखेगा दोस्तों, यह लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मत। ठीक है, ये दोनों लड़ाई हुई दोस्तों। यहां याद रखेगा, यहां जीतता कौन है, तो यहां पृथ्वीराज चौहान की जीत होती, पृथ्वीराज की क्या होती, जीत होती है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर कहा जाता है मोहम्मद बिन गौरी की जीत होती। कई लोग इतिहास उठा के देखेंगे तो कई लोग कहते हैं नहीं मोहम्मद गौरी नहीं जीते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और यहीं पर मृत्यु हो जाती है। आगे दोस्तों चंदावर के युद्ध लड़ा गया, जो कि गौरी ने किसके साथ लड़ा था, जयचंद के साथ लड़ा था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था दोस्तों, जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। ये गौरी ने जीता था और चंदावर का युद्ध जो है जयचंद ने हार गया था, ये भी याद रखेगा। वैसे कई लोग, मैंने आपको इतिहास में बताया, कई लोग दोस्तों जयचंद को विश्वासघाती मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया उसमें भी इसको विश्वासघाती नहीं ठहराया गया है। इस युद्ध के पीछे कई अन्य लोगों का नाम लिया गया है, लेकिन जयचंद का नाम नहीं है, इसलिए इतिहास को गलत तरीके से पढ़ना गलत है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 35 मिनट में दोस्तों पूरे इतिहास को समराइज कर दिया। कल की क्लास में भी दोस्तों इसी तरह का एंटीक चीज मैं दूंगा, लेकिन आज की क्लास से हट करके। ठीक है, ये आखिरी के जो 2 पार्ट दे रहा हूं ना, 2-3 पार्ट लगातार, हर पार्ट में कोशिश कर रहा हूं यही छाप छोड़ने की कि पूरा इतिहास जो आपने पढ़ा है 42 तक तो आपको पढ़ाया गया, 43, 44, 45 ये 3 क्लास ऐसी होगी जिसमें हर क्लास में अलग अलग तरीके से मैं पूरे इतिहास को एक बार आपके सामने लाऊंगा। ये 3 क्लास में 43, 44, 45 ये 3 क्लास जो होगी, 2 क्लास में दोस्तों दिखा चुका हूं, एक तीसरी क्लास लाऊंगा बवंडर क्लास, उसमें भी दोस्तों पूरे इतिहास का वर्णन करूंगा। जब बार बार ऐसी चीजों को आप पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। अरे याद कैसे नहीं होगा यार, मैं कैमरे के सामने लगातार बोल सकता हूं पूरा इतिहास, आपको याद नहीं होता है? आपको याद नहीं होता? मुझसे को मैं घंटे भर बोल दूं, मुझसे कोई कहे 15 मिनट में सर इतिहास बोल दिया, 15 मिनट में बोलने की कला मेरे पास है। ठीक है, और कहोगे 15 घंटे में बोल के दिखाइए तो 15 घंटे भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो होना चाहिए इतनी कला, और आप तो मेरे बच्चे हैं, आपके पास भी कला होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय दोस्तों ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, इनका हैंड रिटन नोट ले सकते हैं। और दोस्तों अपनी किताब भी आ चुकी है, तो किताब परचेज करिए, सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूं, जबरदस्त किताब है, एक से बढ़कर एक किताब, बस लीजिए और खुश होइए। और देखिए क्या दिया गया किताब में। ठीक है, हमारे पेड क्लास, हमारी किताबें और हमारी यूट्यूब क्लास का कंपेरिजन दोस्तों कहीं नहीं। आप चाहें तो पूरा यूट्यूब छान मारिए, चाहे जितनी किताब उठा के देख लीजिए, चाहे जितने पन्नों को पलट लीजिए, कंपेयर तो तभी होगा जब इतना कोई मेहनत करने का सामर्थ्य रखेगा। और मेहनत करते हैं तो आइए, स्वागत है ऐसे लोगों का। और फिर
लड़ाई जारी रहेगी और अच्छी बात है, आपको अच्छा मैटर मिले है कि नहीं। चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।